प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है और प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इस सत्र का प्रकरण है आधुनिक भारतीय शिक्षा। जैसा कि कल आपने अध्ययन किया था, इसको दो भागों में विभक्त किया गया है: स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शिक्षा और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा। इस स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शिक्षा को भी दो भागों में विभक्त किया था, जिसमें पहले हिस्से में 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत में जो कंपनी का शासनकाल रहा, इसका अध्ययन आपने कल किया था। और आज सन 1858 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच का जो पार्लियामेंट का शासनकाल रहा है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आज के इस सत्र का जो शीर्षक है वो है 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें कि पार्लियामेंट का शासन रहा है। पार्लियामेंट मीन्स संसद। इंग्लैंड की संसद का शासन भारतवर्ष पर रहा। तो इस शासनकाल में जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उनको भारत का राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दिया गया और उनकी जो पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट में एक विभाग बना दिया गया, भारतीय विभाग। और उस विभाग का जो मंत्री होता था वो भारत का शासन देखता था और मुख्य रूप से जो क्वीन विक्टोरिया थी वही शासक थी। तो चूँकि आपको पता ही है कि 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था, तो ऐसे में जो भी घोषणा पत्र वुड ने जारी किया था 1854 में, उसकी कोई भी सिफारिश लागू नहीं हो पाई और वो जैसे कि तैसी ही बनी रही, क्योंकि 1857 के युद्ध में सब गड़बड़ हो गया। अतः इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को पूर्णतः कुचल दिया और पुनः एक बड़ी शक्ति के साथ पुनः वापस लौटे अपनी सत्ता में और इन्होंने अपने वायसराय बनाना शुरू कर दिया। तो 1857 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र के अनुसार जो उन्होंने सिफारिश की थी, उसके अनुपालन में कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय खोले गए। इन विश्वविद्यालयों का जो भी इन विश्वविद्यालयों का चांसलर होता था, वो इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों का चांसलर होता था और यहाँ जो वाइस चांसलर होते थे वो इन विश्वविद्यालयों में रहते थे। तो 1854 के वुड घोषणा पत्र की समीक्षा के लिए सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया, जिसका नाम हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। भारतीय शिक्षा के लिए जो पहला आयोग गठित किया गया था नियमित रूप से, वो भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन था। तो इस कमीशन का काम वुड ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसकी समीक्षा करना था। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे और इन सभी लोगों ने इस कमीशन के द्वारा ये कुछ सिफारिशें दी और इन सिफारिशों में सबसे मुख्य जो सिफारिश थी वो महिला शिक्षा के विकास के ऊपर फोकस कर रही थी, क्योंकि इस समय तक आते आते महिलाओं की शिक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं था। तो इस हंटर कमीशन के द्वारा जब इस तरीके का प्रस्ताव दिया गया
तो 1870 ईस्वी में तिलक ने पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कर दी। सन 1886 में आर्य समाज ने लाहौर में दयानंद वैदिक कॉलेज की स्थापना की और इसी से प्रभावित होकर के 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट ने काशी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1894 ईस्वी में कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज ने दलितों और पिछड़ी जातियों के उद्धार के लिए यह कार्य करना शुरू किया और इसी दौरान 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की जा चुकी थी। अतः कांग्रेस के सदस्यों में भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाने लगा। श्रीमती एनी बेसेंट इसी से संबंधित थी। इसी दौरान लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन के आया और 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने एक शिमला में शिक्षा सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में सभी लोगों को आमंत्रित किया जो शिक्षा से संबंधित थे और इस तरीके से 1902 ईस्वी में उसने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग गठित किया और शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा के माध्यम से प्रयास किया। लेकिन इस भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने ठीक से काम नहीं कर पाया क्योंकि इसी समय बहुत बड़ा दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया हिंदुस्तान में और जनता त्राहि करने लगी। लॉर्ड कर्जन जो एक बहुत ही क्रूर आदमी था, इसने इसे जो है भारतीय जनता से कोई विशेष लगाव नहीं था और इसकी जो राष्ट्र विरोधी नीतियां थीं इसकी वजह से 1905 में बंग भंग आंदोलन भी हुआ। तो इस तरीके से कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया। फिर आगे चल करके इसी में सन 1905 और 6 ईस्वी में जो बड़ौदा के राजा थे, बड़ौदा नरेश, उन्होंने अपनी रियासत में अनेक कार्य किए और उन्होंने ये घोषणा की कि अनिवार्य शिक्षा को मुंबई नगर में शुरू करना अनिवार्य है। अतः उन्होंने अपने राज्य में 1893 ईस्वी में अपने राज्य की अमरेली तालुका के 9 गांवों में इसे शुरू कर दिया और इसके अनुसार 7 से 12 वर्ष तक की आयु के जितने भी बालक थे सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की घोषणा कर दी और 1906 में एक अधिनियम बनाकर उन्होंने अपने राज्य के सभी बालकों बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बना दिया। इसी दौरान 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़ौदा नरेश के सफल परीक्षण को देखा और बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में भी इस प्रकार का जो विचार पैदा हुआ कि जब एक छोटा सा राज्य सीमित साधनों से ऐसा कर सकता है तो क्यों न इस कार्य को ब्रिटिश सरकार अधिक सफलता से संपन्न करे। तो गोखले ने उस समय इस केंद्रीय धारा के सदस्य थे तो उन्होंने इस चीज़ को सरकार के सामने रखा और अपने संकल्प के अनुसार गोखले ने 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसका जो सिफारिश थी वो इस प्रकार थी कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए व इस विषय के प्रस्तावों का निर्माण करने के लिए सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। और इस प्रकार से गोखले ने जो प्रस्ताव रखा उस पर सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि उस पर विचार किया जाएगा। तो इसी से प्रभावित होकर फिर 16 मार्च 1911 को गोखले ने अपना बिल या प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस प्रस्ताव के जो मुख्य बिंदु थे वो ये था कि अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा के अधिनियम को स्थानीय बोर्डों के माध्यम से लागू किया जाए
जहाँ बालक और बालिकाओं का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वहाँ गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग द्वारा इन्हें निश्चित किया जाए। और इस अधिनियम को लागू करने से पूर्व स्थानीय बोर्ड सरकार की अनुमति प्राप्त करें। अधिनियम के स्थानीय बोर्ड अपने संपूर्ण या किसी निश्चित क्षेत्र में लागू करें। प्राथमिक शिक्षा का व्यय तथा भार स्थानीय बोर्ड सरकार द्वारा 1 और 2 के अनुपात में वहन करें। प्राथमिक शिक्षा के व्यय की पूर्ति के लिए स्थानीय बोर्डों को शिक्षा टैक्स, शिक्षा कर लगाने का अधिकार दिया जाए। अभिभावकों द्वारा 6 से 10 वर्ष की आयु के बालकों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अनिवार्य रूप से भेजा जाए। और जिन अभिभावकों की मासिक आय 100 रुपये से कम है, उनसे शिक्षा शुल्क न लिया जाए। कुछ समय के बाद प्राथमिक शिक्षा को बालिकाओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाए। तो इस तरीके से गोखले ने जो अपना प्रस्ताव पारित किया और उस पर सरकार ने से विचार करने के लिए भी कह दिया। इसी दौरान 1913 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने जो अपनी संस्थियां प्रदान की, उनके आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, इंटर कॉलेजों की स्थापना करना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों का गठन करना। इससे पहले जो छात्र हुआ करते थे, उनको लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने लिविंग सर्टिफिकेट के लिए भी सिफारिश की और कहा कि ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1913 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया, उसकी सिफारिशें थी। ये आगे देखते हैं। इस कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप जो व्यवस्था की गई, उसमें इसने ये भी कहा था कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक से की जाए। तो कई विश्वविद्यालयों का गठन इसी समय किया गया, जिनमें प्रमुख विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय, इनकी 1916 ईस्वी में व्यवस्था की गई। पटना विश्वविद्यालय 1917, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी, लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय की 1922 ईस्वी, नागपुर विश्वविद्यालय की 1923 ईस्वी, आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 ईस्वी और आंध्रा विश्वविद्यालय और अन्नामलाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। और इसी दौरान 1917 में सैडलर आयोग की भी स्थापना की गई। इस सैडलर आयोग ने जो स्कूली शिक्षा थी, इसको 12 वर्ष तक का करने की सिफारिश की कि 10+2 12 वर्ष तक जो स्कूली शिक्षा है उसको किया गया और +3 स्नातक की बात कही गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये क्रिया चलती रही और इसी दौरान लड़ाइयाँ भी होती रहीं भारतीय स्वतंत्रता के लिए। और आगे देखते हैं। 1929 ईस्वी में फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन किया गया, जिसका नाम हर्टॉग समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने भारतीय छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की और उसने कहा कि यहाँ के लोगों का जो व्यवसायीकरण है वो बहुत छोटा है, बहुत कमज़ोर है, अतः इन लोगों को व्यवसाय से जोड़ने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हर्टॉग समिति और इसी से प्रभावित होकर के, क्योंकि कांग्रेस में भारतीय लोगों का हस्तक्षेप बढ़ गया था, तो महात्मा गांधी जी ने
इससे प्रभावित होकर एक नई शिक्षा नीति की योजना प्रस्तुत की, जिसको वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। आप बुनियादी शिक्षा के नाम से भी इसे जानते होंगे। इसके जनक महात्मा गांधी जी, और 1937 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। तो 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश के प्रमुख साहित्यकारों, शिक्षा मनोविज्ञों और समाज सुधारकों को तथा राष्ट्रीय नेताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कुछ जो विचार विमर्श किया गया, उसकी जो संस्तुतियाँ प्रदान की गई वो मुख्य रूप से ऐसी थी कि इस सम्मेलन को राष्ट्र के सभी बालकों को 6-7 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, अंग्रेजी न हो। शिक्षा में किसी का एक शिल्प कौशल सिखाए जाने की व्यवस्था की हो, जिससे बालक शिक्षा व्यय की पूर्ति कर सकें, और बच्चों की हस्तशिल्प शिक्षा इसके वातावरण से संबंधित होनी चाहिए। तो इन प्रस्तावों के आधार पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने जो अपने प्रतिवेदन थे वो प्रस्तुत किए। इस समिति में जो पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था वो 1937 में दिया गया था। इसके अंतर्गत जो वर्धा शिक्षा योजना थी उसके सिद्धांतों, उद्देश्यों, शिक्षकों, विद्यालय संगठन, प्रशासन, निरीक्षण तथा हस्तशिल्प जैसी पाठ्यक्रम व्यवस्थाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया था। और जो दूसरा प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया 1938 में, इसके अंतर्गत जो हस्तशिल्प संबंधी व्यापक पाठ्यक्रम था उसको तैयार किया गया, जिसमें मिट्टी का काम है, कताई बुनाई, लकड़ी का काम है, कागज और गत्ते का कार्य, कृषि कार्य आदि, गृह कार्य, इनको स्थान दिया गया। यह रिपोर्ट उन्होंने 1938 में प्रस्तुत की थी। इसे बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बुनियादी शिक्षा ये भी लागू नहीं हो पाई, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज्य था और अंग्रेज़ों को केवल अपना सरकार चलाने से मतलब था, और कोई मतलब नहीं था, और स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ हो ही रही थी। तो इसी दौरान एक नया आयोग, सार्जेंट कमीशन, जो भारत आया, उसने भी शिक्षा के लिए अपना प्रस्ताव दिया, और इस सार्जेंट कमीशन ने 6 से 11 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार से सिफारिश कर दी, जिससे कि जो वर्तमान तत्कालीन समय में जो व्यवस्था चल रही थी उससे काबू में लाया जा सके। जैसा कि महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा के माध्यम से कह चुके थे, तो उसी चीज़ को सार्जेंट ने भी लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश कर दी, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार को अपना प्रत्यावेदन दे दिया। लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया, और 1947 में आकर के हमारा देश स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र होने के बाद जो शिक्षा व्यवस्था है, जो व्यवस्था थी, वो भारतीय लोगों के हाथ में आ गई, और कार्य आगे बढ़ने लगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुगल कालीन का समय से लेकर के और भारत स्वतंत्र होने तक जो बीच का काल था अंग्रेजी शासन का, वो हमने देखा। अब यहीं आपका ये सत्र समाप्त होता है। कल आपका स्वतंत्रता पश्चात भारतीय शिक्षा जो 1947 से आज तक चली आ रही है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।